Hello everyone, welcome to Dr. MDS Academy. Today our next topic in strength of material is theories of column. So what are the different topics we cover in this chapter? We define cylinderness ratio, buckling factor, what is that? Then after when what will be the condition when the column will be in stable or unstable conditions. Then cylinderness ratio. Okay, why minimum radius of gyration is important in calculating cylinderness ratio. Then, most importantly, what is the critical load acting in a column? Okay, we have a column. Okay, very long length column like this. Okay, and this load P is acting at the centroid of the column. Okay, this is the centroid. Okay, so what should be the critical value, which is given as pi square EI upon LE square. LE is what? Effective length. Okay, this is our total L length. This whole is the total L length. This L and this LE are different for different conditions. If the two columns are hinged, in the next topic, in the same chapter, you will be getting for different conditions we are having different LE value. Okay, if the two end parts are hinged or pinned, we are having LE equal to L, both end fixed, L upon 2. Okay, another case is the when it is fixed, another end is free, 12 we take. Then another last case is another one end is fixed, another end is hinged, then L upon root 2. Okay, this we derive in the strength of material. So based on this chapter, what is Rankine's, where we use it? Okay, Euler's theory is where is used in the column. तो इस चैप्टर के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम. ए कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड. ठीक है, वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री. ठीक है, ये हम लोगों का है एक तरह से कॉलम, है ना. एंड अनदर इज एंड इज फ्री. यहाँ कोई फ्री, यहाँ कोई फिक्स्ड या पिंड नहीं है. हैज ए क्रिटिकल बकलिंग लोड ऑफ, इस कंडीशन के लिए दे रखा 100 न्यूटन फॉर द सेम कॉलम. ठीक है, इफ द फ्री एंड इज रिप्लेस्ड विथ पिंड. ओके, इसको वैसे कर दिए हैं, फ्री एंड को पिंड कर दिए हैं. क्या कर दिए हैं? पिंड या हिंज्ड, बोथ सेम. देन द क्रिटिकल बकलिंग लोड विल बी, इसका क्रिटिकल बकलिंग लोड क्या होगा? ये डैश हो गया है. दिस इज गिवन पी सी आर फॉर द फर्स्ट केस. देखो, पी सी आर वैल्यू इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर. ओके, we know this. Okay, this is for the case 1 and this is for the case 2. now PCR 1 के लिए, है ना, LE बराबर इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? ये हमेशा ये जो इफेक्टिव लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक ये ज्यादा होता है, दैट इज 2L, है ना. इस कंडीशन में आप देख सकते. ये वाला है, क्या है? 2L, है ना. तो ये वाला लेते हैं हम लोग. ये हो गया LE इक्वल टू 2L. तो देखो, दोनों कॉलम क्या है? सेम है. ठीक है, पाई भी सेम दोनों के लिए,
ई भी सेम, ई मतलब कि इस बीम का जो ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दोनों का सेम होगा ना, बस कंडीशन चेंज की है। आई सेम होगा ना, आई क्या है, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे है, सपोज ये ए है ये बी है और ये लंबा सा लॉन्ग लेंथ एल दे रखा है ना, ये तो क्या होगा, आई बराबर क्या होता है, बी डी क्यूब अपॉन 12, बी डी का क्यूब अपॉन 12 ऐसे होगा, है ना। तो ये दोनों, ये स्क्वायर है तो ये भी तो स्क्वायर होगा, तो कैन आई से लाइक दिस, PCR critical load is inversely proportional to L square only conditions, length is changing, remaining pi e I are constant for both the cases. तो पाई के इसके लिए क्या होगा, 1 by एल ई क्या हो जा रहा है, इसके लिए एल ई हो जा रहा है 2L का होल स्क्वायर, ठीक है। PCR 2 के लिए कंडीशन 2 पे आते हैं, कंडीशन 2 पे आते हैं, इसका एल ई क्या होगा, इसका एल ई क्या होगा, है ना, ये कुछ इस तरीके का होगा, है ना। इसका जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एल बाई रूट 2, है ना। एक पिंड है और दूसरा फिक्स्ड है, एक पिंड है, वन इज पिंड, वन इज पिंड अनदर इज फिक्स्ड, एल बाई रूट 2, ओके। So finally what we are getting is L is equal to L by root 2, इसके लिए कर दो 1 by L by root 2 का होल स्क्वायर, है ना। सेम इसके लिए और इसके लिए यूज किया, है ना। PCR ये हो गया, दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2, ओके। So what we will do, 2 divided by 1, PCR 2 divided by PCR 1, ओके। 2 क्या आ रहा है, 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल L बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना। PCR कितना है, PCR कितना है, PCR को 1 बाई 2L का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। क्या आया, 2 अपॉन L स्क्वायर इंटू 2 2 जा 4, है ना, L स्क्वायर, L स्क्वायर कैंसिल, 2 जा 8, so PCR2 what we are getting, 8 into PCR critical 1, so 8 into how much is value given, for the first case we are having what, 100, this 100, so 8 into 100, so we will be getting 800 Newton, okay, the answer will be 800. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2, क्या है गेट 2 का, 2 मार्क्स क्वेश्चन, कंसिडर्ड ए प्रिज्मेटिक स्ट्रेट बीम ऑफ लेंथ पाई एम, मतलब कि मीटर दे रखा है, यूनिट है पाई मीटर, ठीक है। दिस इज गिवन पाई, पाई यूनिट है मीटर, एल, पिंड एट 2 एंड्स, ठीक है, एक ये है और ये एक ये है, ऐसे है, तो क्या होता है इसका, एल इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल, है ना। दोनों एंड पिंड है तो दोनों एंड क्या है, ये वाला दोनों एंड पिंड है तो both end hinged or pinned, L equal to effective length, this L effective length is equal to what, equivalent or effective length is equal to L, ठीक है। the beam has a square cross section side, ये इस बीम का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है ना, 6 mm
और ये 6 mm दे रखा है ना। ये यंग्स मॉडुलस ई दे रखा है इस बीम का 200 GPa and coefficient of thermal expansion alpha is equal to given alpha value given is 3 into 10 to the power minus 6 K to the power minus 1. The minimum temperature rise required to cause Euler's buckling of the beam. ये धीरे धीरे कंक्रीट का बना हुआ है या जिससे भी बना हुआ है स्टील का, धीरे धीरे इट इज हीटिंग अप, तो डेफिनेटली इट विल क्या करेगा, इस तरीके से बकल होगा। बकल कैसे होता है, जैसे दोनों एंड हम लोगों का क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके का हम लोगों का बीम है। ओके, दिस एंड इज पिंड एंड दिस इज अनदर पिंड। ओके, तो यह पिंड की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स्ड लेके चल रहा हूँ। दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज आल्सो फिक्स्ड। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये क्या होगा, बकल होगा। बकल कैसे होता है कॉलम में, ये कुछ इस तरीके का टेढ़ा हो जाएगा, है ना, ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, है ना, इस तरीके से, मतलब ये डिस्टेंस कुछ यहाँ पर एक डेल डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, कुछ इस तरीके का। तो दिस इज डेल इज नोन एज डिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ करते हैं क्वेश्चन। पी सी आर क्रिटिकल लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर, इक्विवेलेंट का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। अब देखो इन क्वेश्चन इट इज गिवन अल्फा वैल्यू के। फर्स्ट चैप्टर में जाते हैं, अल्फा का यूज कैसे करते हैं। स्ट्रेन बराबर अल्फा इंटू टी होता था ना, किसी बॉडी को टेम्परेचर दे रहे हैं, ओके, इट राइजेज इट्स टेम्परेचर एंड सम डिफॉर्मेशन और elongations in the member, okay, was acting, ओके, इसका यूनिट क्या था, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। इसका यूनिट क्या है, टी की जगह डेल टी करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर ये होता है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर के से के कैंसिल हो गया। अल्फा का यूनिट क्या था 1/k, डेल टी का यूनिट क्या है के से के, स्ट्रेन का भी नो यूनिट, ओके, मैच किया, फॉर्मूला बना, ओके। अब ये स्ट्रेन बराबर क्या होता है, या सेपरेटली मैं लिखूं के स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को ही क्या करते हैं, स्ट्रेन इनटू ई लिखते हैं। मैं ये दोनों को यूज करूंगा, ई को रहने देते हैं, स्ट्रेस, ठीक है, या यू कहें अल्फा को क्या, ये स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन ए, है ना, इज इक्वल टू, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अल्फा इंटू डेल टी इंटू ए लिख सकते हैं। ए क्या है, एरिया ही है ना, इस वाले चीज को यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। देखो ये क्रिटिकल लोड है न्यूटन में, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई, ओके, व्हाट इज ए, आई इज व्हाट, सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस स्क्वायर के लिए सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, xx, 6 is this is another length 6 mm, ओके। आई क्या आएगा अबाउट एक्स एक्स, या आई वाई वाई, स्क्वायर है तो दोनों बराबर होगा, तो बी एच क्यूब अपॉन 12 यानी ए टू द पावर 4 अपॉन 12, बी एच क्यूब अपॉन 12, बी इज इक्वल टू एच है ना इस केस में, ए इक्वल टू इतना है, ए इक्वल टू इतना है ना, या बी इक्वल टू इतना है, तो ए इक्वल टू बी है यहाँ पर। ए टू द पावर 4 कितना है, 6 टू द पावर 4 अपॉन 12, है ना। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज अभी नहीं रखूंगा, डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, वी विल पुट वेरिएबल एरिया ए टू द पावर 4 अपॉन 12 आई की जगह, ओके, अपॉन एल ई। एल ई क्या होगा, कौन सा कंडीशन दे रखा है, दोनों एंड, दोनों एंड क्या है,
पिंड, ओके, बोथ एंड पिंड मीन एल इज इक्वल टू एल होगा, ये वाला होगा ना एल इक्वल टू एल, तो एल का स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए पी अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो है ही है, ए स्क्वायर यहाँ से उठा के नीचे लाऊं क्या डिनोमिनेटर में, है ना, तो बचेगा क्या, पाई स्क्वायर ई ए स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर चला गया, इट इज पावर 4, तो नो चेंज इन इक्वेशन, ओके, 12 इंटू एल स्क्वायर, ओके। अब ये वाला को क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया को अल्फा डेल्टी इंटू ई, अल्फा चेंज इन टेम्परेचर इंटू ई, ये चेंज इन टेम्परेचर है, इंटू ई, ई इज दिस, finally in the right side we are having 12 इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर, देखो ई से ई गया, है ना। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा का क्या दे रखा है वैल्यू, 3 × 10⁻⁶ इंटू डेल्टी, ठीक है, ई से ई गया, पाई स्क्वायर को रहने देते हैं इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर कितना दे रखा है, ए साइड कितना था 6, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये मीटर में दे रखा है लेंथ, है ना, 12 इंटू लेंथ मीटर में दे रखा है, तो पाई का दे रखा है ना, दिस इज गिवन हियर ना, पाई मीटर, तो पाई का स्क्वायर होगा, ऊपर में ए का स्क्वायर करना है, तो इसको एमएम में है तो मीटर में करो, सभी को मीटर में, इस ये मीटर में है तो इसको भी मीटर 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कैंसिल, है ना, तो वो क्या आया, 3 × 10⁻⁶ डेल्टी के इक्वल टू 36 10⁻⁶ अपॉन 12 आया, तो ये 10⁻⁶ 10⁻⁶ कैंसिल, 12 3 जा 36, ये 3 से फिर ये 3 क्या है, ठीक है, राइट साइड में कुछ नहीं बचा, 1 है, तो 1 आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर इज 1, वाट के, केल्विन में था ना ये, 1/k था ना इसका यूनिट, इसका यूनिट क्या था 1/k, आंसर विल बी दिस के, आंसर क्या आ गया 1, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट का अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन, ओके, साइज बढ़ाते हैं, ओके, द रॉड, ये रॉड है मेरे पास, ठीक, पी क्यू ऑफ लेंथ एल एंड विथ फ्लैक्चरल रिजिडिटी ई आई, ठीक है, इसका ई आई दे रखा है, इज हिंज्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड हिंज्ड है, मतलब एल इज इक्वल टू एल होगा, दोनों एंड हिंज्ड है, तो फॉर व्हाट मिनिमम फोर्स एफ, ठीक है, इस एफ का वैल्यू जानना चाह रहा है, इज इट एक्सपेक्टेड टू बकल, ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है you have to resolve some forces to get the answer, okay, तो ये मेरा पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, है ना, ये फोर्स पूछ रहा है कि क्या हो, है ना, this angle given is 45 degree, length given is L, okay, this is fixed, bottom is also fixed, okay,
दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q, हिंज, अनदर हिंज। ओके, तो हमें जानते हैं P ग्रेड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर। मेरे को F का वैल्यू जानना है। ओके, तो ओके, F का वैल्यू जानना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, F को थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। बकलिंग कैसे लगता है? बकलिंग ऑलवेज हैपन, सपोज मेरे पास ये एक बीम है सर्कुलर, स्क्वायर ना लेकर सर्कुलर, ये फिक्स्ड है, नीचे ग्राउंड पर बैठा हुआ है, पी लोड लग रहा है ना? तो हमेशा P एक्ट्स एक्सियली, दिस इज एक्सिस टू द कॉलम। ठीक है, तो मीन्स ओनली इट एक्ट्स वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर भी देखा जाए कुछ इस तरीके का रहेगा, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा बकलिंग। ओके, ओके, चलो, तो ये एक रिजल्टेंट फोर्स मैं मानता हूँ R। ओके, दिस इज आवर R assumed acting vertically, थोड़ा सा और वर्टिकल सही से। ओके, दिस इज एक्टिंग vertically, this is what, this is our R। ओके, बकलिंग डायरेक्शन में मीन्स P इज इक्वल टू R हियर। इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये, एक ये, है ना, ऐसे बन जाएगा ना, है ना, एक ये ऐसे लग रहा होगा, है ना, एक ये ट्रायंगल देखो तो यहाँ पर ऐसे जा रहा होगा, ये ट्रायंगल देखो ऊपर वाला ऐसे जा रहा होगा, है ना। तो दो दो फोर्स में इसको रिजॉल्व करें, है ना। कौन कौन सा? एक आर वर्टिकल ले लो, एक आर एच हॉरिजॉन्टल ले लो, है ना। तो आर एच, ये एंगल कितना होगा? ये ऐसे आर लग रहा है, ठीक है, ये ऐसे लग रहा है वर्टिकल, है ना। ओके, तो ये आर एच और आर बी, आर बी, ठीक। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला ऐसे, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? आर के टर्म में देखा जाए, ये आर आर एच ही इक्वल टू एफ है ना। एफ क्या है? आर एच हॉरिजॉन्टल, ठीक। और इस आर के टर्म में लिखे तो क्या आएगा? आर के टर्म में लिखे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर ये आर है, ये 45 डिग्री है, ये आर एच है जो कि एफ के बराबर है। तो आर कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, इन दोनों का हम लोग देखते हैं। तो आर एफ इज इक्वल टू हियर, एफ इज इक्वल टू आर कॉस 45 डिग्री, यानी कि आर 1/√2। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल टू √2 इंटू एफ, है ना। ये इक्वेशन 1 आया, और ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो आर कौन सा डायरेक्शन में लग रहा था? इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सिस ये वाला सेम। क्या ये वाला इक्वल टू ये वाला होगा? ये भी तो एक्सिस के लॉन्ग में लग रहा था, कॉलम के, जो क्रिटिकल था। आर भी एक्सिस के लॉन्ग में लग रहा है, दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या? 1 इक्वल टू
टू इक्वेशन, है ना। तो बात क्लियर है। पी क्रिटिकल ऑलवेज एक्ट्स ओके along the axis of the column ओके। मैं क्या किया हूँ, एक आर एज्यूम किया था जो विच इज एक्टिंग along the axis of the column okay। then what we have done, we have resolved this r into vertical component and horizontal component. In question it is asking what is the horizontal component, rh which is equal to f here okay। can I resolve again r this resultant force again to the horizontal component? yes। इस ट्राइंगल में देखो, ठीक है, cos थीटा लगाओ, cos 45 डिग्री लगाओ, ओके। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस ये हो गया, आर एच हो गया, हाइपोटेनियस कितना है, आर है ओके। आर एच यू आर गेटिंग आर इंटू 45 डिग्री, ठीक है, विच इज आर एच इज नथिंग बट एफ हियर। तो क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू एफ ओके। मेरे को एफ का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मिनिमम एफ एक्सपेक्टेड। तो इफ यू आर फाइनली गेटिंग पाई स्क्वायर ई आई अपॉन √2, एल ई को क्या लिख सकते हैं, दोनों एंड क्या है, दोनों एंड हिंज्ड है, बोथ एंड्स, तो एल इक्वल टू एल होगा हिंज के केस में, तो कुछ चेंज नहीं होगा, एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर, आंसर ये आएगा। कोई मैच किया, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन √2 एल स्क्वायर, सो सी इज द आवर करेक्ट आंसर ओके। नाउ नेक्स्ट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है 2012। नाउ इफ डायमीटर ऑफ ए लॉन्ग कॉलम, सर्कल ना देखिए, कॉलम कैसा है, पिलर, सर्कुलर पिलर की तरह ओके, इज रिड्यूस्ड बाय 20%। डायमीटर पहले डी था, अब क्या डायमीटर, नया डायमीटर आ गया, 20% रिड्यूस हो गया, तो डी माइनस 20/100 इंटू डी, यानी डी माइनस 0.2 डी is equal to 0.8 d. This is our new diameter d dash. The percentage reduction in Euler's buckling load of the same end condition, जो भी end condition हो रहा है, ठीक है, PCR is equal to पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी एंड कंडीशन कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मान लेते हैं, लेट सपोज बोथ एंड्स आर, बोथ एंड्स हिंज्ड, ये इजी पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। तो पी, तो क्या होता है, एल इक्वल टू एल लिया, ठीक है, पी क्रिटिकल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर। देखो यहाँ सिर्फ डायमीटर वेरी हो रहा है, तो यहाँ पर पी क्रिटिकल इज इक्वल टू दोनों के लिए पाई स्क्वायर पाई पाई बराबर ई क्या है, मटेरियल तो वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई क्या है, आई का वैल्यू होता है पाई/64 डी टू द पावर 4। इसके लिए, ये वाला सर्कल के लिए क्या होता है, एक्स एक्स या वाई वाई, है ना। आई का वैल्यू सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई वाई वाई इक्वल टू पाई/64 डी टू द पावर 4। दिस इज आवर डायमीटर डी ओके। तो ये हो गया, ये वेरी कर रहा है, एल वही है, तो पी क्रिटिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्रिटिकल इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ पाई/64 डी टू द पावर 4 ओके। तो पी क्रिटिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी टू द पावर 4, ये आया मेरे पास, है ना। केस 1 केस 2 के लिए, पी क्रिटिकल 1 के लिए, है ना, ये 1 कंडीशन है और ये चेंज डायमीटर कंडीशन है। पी क्रिटिकल 2 इज इक्वल टू
डी का डी टू द पावर 4 अपॉन डी डैश टू द पावर 4। ओके, डी बाई डी डैश कितना है, डी बाई डी डैश यहाँ पर डी बाई डी डैश 1 बाई 0.8 टू द पावर 4 कितना आया, so 1 divided by 0.8 to the power 4, answer 2.44, 2.44, 2.44। फाइनली क्वेश्चन क्या पूछा है, परसेंटेज रिडक्शन इन, तो पी क्रिटिकल 1 के लिए इक्वल टू 2.44, पी क्रिटिकल 2। ओके, तो कितना आ गया, पी सी आर 2 परसेंटेज रिडक्शन, है ना। यदि पी क्रिटिकल 1 करते हैं, ये कितना आएगा, पी क्रिटिकल 1 2.44 इंटू 1, मतलब 2.44, पहले वाला ज्यादा लोड था, अब पी क्रिटिकल 1 ही था, है ना। तो कितना रिडक्शन आया, परसेंटेज रिडक्शन पी क्रिटिकल 1 माइनस पी क्रिटिकल 2 अपॉन ओरिजिनल, है ना। 1 माइनस पी क्रिटिकल 2 अपॉन पी क्रिटिकल 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 1 कितना है, 1 बाई 2.44, है ना। ये किस में करना है, मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो इंटू 100, तो कितना आ रहा है, तो 2.1.44, ओके, डिवाइडेड बाय 2.44, ओके, इंटू 100 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर ऑन। तो 1.44 डिवाइडेड बाई 2.44 इंटू 100, तो 59.01, how much coming, 59.01, ओके, दिस परसेंटेज रिडक्शन हुआ। तो आंसर आ रहा है क्या, 59.01, 59.01, ठीक है, ये क्लोज टू दिस आंसर है, दिस इज आवर 60, ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2009 का है, 4 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, कौन कौन सा, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, थिन हॉलो सेक्शन है, सॉलिड स्क्वायर सेक्शन है, आई सेक्शन, मटेरियल सेम है, हाइट सेम है, वेट सेम है, से हैव द सेम एंड कंडीशन से विच क्रॉस सेक्शन एरिया विल कैरी द मैक्सिमम लोड, ओके। कॉलम का कंडीशन है, कॉलम दे रखा है ना, तो पी क्रिटिकल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल का एल ई का स्क्वायर, देखो सेम एंड कंडीशंस, ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ई भी सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल ई, तो पी क्रिटिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इन चारों के लिए,
है ना। अब देखो आई को क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू एरिया इंटू, मतलब आई का वैल्यू निकालना सॉलिड सर्कुलर सेक्शन ए के लिए कुछ ऐसा है, बी ये सॉलिड है, इन हॉलो सर्कुलर सेक्शन ये हो गया, सी सॉलिड स्क्वायर सेक्शन, मटेरियल यहाँ फील्ड है, ठीक है, ये सॉलिड है ना, सॉलिड स्क्वायर सेक्शन। डी आई सेक्शन, आई सेक्शन बोले तो ऐसा वाला, है ना, मटेरियल यहाँ पे। इन चार कंडीशंस में सबसे ज्यादा आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसी का तो मैक्सिमम लोड होगा, पी क्रिटिकल सबसे ज्यादा जिसका होगा किसका होगा, आई, आई ज्यादा पी क्रिटिकल ज्यादा, ठीक है। तो इन चारों में से किसका सबसे ज्यादा आई का वैल्यू होगा, ऐसे फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा। मैं इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ, कैसे, आई इज इक्वल टू एरिया इंटू ए मिनिमम का स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशंस के टर्म में, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें जो चैप्टर था उसमें हम लोग देखे थे इसको, ठीक है, कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है, अच्छे से देखे थे। क्या है, जैसे मेरे पास ये एक्स एक्स वाई वाई है ना, मेरे पास यहाँ पर बहुत से बल्ब में मतलब इरेगुलर अनसिमेट्रिकल टाइप का ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे, जिसका एरिया क्या है, जिसका आई का वैल्यू कितना है, आई एक्स एक्स होगा, कुछ भी होगा, है ना। अब मैं इसको इजी टर्म में थोड़ा सा सिमेट्रिकल फॉर्म में लाता हूँ, सिमेट्रिकल मतलब कि एरिया को थोड़ा सा सिमेट्री करता हूँ, है ना। कैसे करें सिमेट्री, एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है, इस पूरे एरिया को अनसिमेट्रिकल एरिया को, अनसिमेट्रिकल एरिया ये है अनसिमेट्रिकल एरिया, इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉयड एरिया होगा, जैसे कि बेड का अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एरिया का भी एक अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। assumed thickness of this area is यूनिट वन, ओके, इसके लिए भी वन यूनिट थिकनेस, मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर यूनिट थिकनेस है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, ओनली एरिया इज चेंजिंग, एरिया इज डिफरेंट फॉर ऑल ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका एरिया सिमेट्रिकल कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से सिमेट्री बनाते हैं, है ना, सिमेट्री तो सिस्टमेटिक ढंग से एक एरिया इसका बनाता हूं जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, या सेंटर ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ द एरिया, है ना, मतलब इस एरिया इरेगुलर बड़ा सा एरिया का अनसिमेट्रिकल कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंट्रॉयड है, एरिया का सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट, वो मास को लेकर होता है, या एरिया का सेंटर है, ठीक है, यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है, जहां पर ज्यादा एरिया होगा वहां सेंटर ऑफ एरिया जाता है। दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर के वाई वाई डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। यदि इसका, ध्यान से देखना, यदि इसका आई एक्स एक्स वर्डिंग जो है पूरा का पूरा, ये एक्स एक्स है, दिस इज आवर वाई वाई, दिस इज आवर अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, दिस अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, उसका आई एक्स एक्स इज दिस, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर टू द पावर 4, तो राइट साइड में भी फॉर्मूला बनाने के लिए एरिया, ये कौन सा एरिया है, ये इसका एरिया आ गया, सिमेट्रिकल का एरिया, है ना, सिमेट्रिकल का एरिया इंटू डिस्टेंस कौन सा है, ए वाई वाई का स्क्वायर, ठीक है, मतलब अनसिमेट्रिकल एरिया का
सिमेट्रिकल या सेंट्रॉयड ऑफ द एरिया ये है। ओके, इसको इसमें कन्वर्ट किए हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रॉयड ऑफ एरिया या सेंट्रॉयड ऑफ अनसिमेट्रिकल एरिया। ठीक है, जिसका आई एक्स एक्स था, सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ठीक है, इसको मैं क्या किया, इजी करने के लिए पूरा का पूरा एक सेंट्रॉयड एरिया बनाया। ठीक है, वो एरिया कहाँ पर लोकेट कर रहा है, एक्स एक्सिस से। ठीक है, ए वाई वाई। ठीक है, तो ये दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या, एरिया इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, बराबर हो गया, है ना। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। देखो, मैक्सिमम लोड किसका ज्यादा होगा, यहाँ पर P critical डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई डायरेक्ट एरिया तो सबका सेम है, क्यों एरिया सबका सेम है, वेट बोल रहा है सेम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, है ना, जी जी। ये क्या है, वेट है ना, एम जी, है ना। डेंसिटी सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल का, जी तो ग्रेविटी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या सबका, मतलब वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी, है ना, वॉल्यूम सबका सेम है, दिस इज सेम। अब देखो, यूनिटी यूनिट टू द स्क्रीन ऑफ माय सिस्टम, तो एरिया ही बचता है ना, एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम देगा, एरिया ए इक्वल टू एरिया बी इक्वल टू एरिया सी इक्वल टू एरिया डी। ओके, अब मेरे को बताओ, यहाँ पर एरिया सेम हो गया, है ना, इस वाले कंडीशन के लिए एरिया सेम हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर P critical डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, P critical डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू के। ठीक है, के का स्क्वायर, मिनिमम छोड़ते हैं अभी, के का रेडियस ऑफ जायरेशन, एरिया, एरिया सबके लिए सेम है ना, तो P क्रिटिकल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, के स्क्वायर के ऊपर, है ना। तो P लोड सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछ रहा है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जिसका रेडियस ऑफ के, जिसका ज्यादा के होगा उसी का पी क्रिटिकल ज्यादा होगा। ओके, तो रेडियस ऑफ जायरेशन किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा कि सी का कि डी का। अब देखो, के है क्या, के होता है मीटर में, यूनिट क्या होता है के का यूनिट होता है मीटर यूनिट। ओके, तो के होता क्या है, एक्स एक्सिस से सेंट्रॉयड एरिया तक का डिस्टेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस टू सेंट्रॉयड एरिया, इसका सेंट्रॉयड एरिया अनसिमेट्रिकल एरिया का, ओके, सेंट्रॉयड एरिया डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, के। ओके, तो सबसे ज्यादा जिसका के होगा, के ज्यादा होगा, उसी का पी क्रिटिकल लोड ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर सॉलिड के केस में ये सभी का एक्स एक्सिस है, 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 ये सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब कि क्या होता है, सेंट्रॉयड एरिया का डिस्टेंस, इसका एरिया तो पूरा फिल है ना, सेंट्रॉयड एरिया क्या होगा, यहीं पर होगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आई सेक्शन के लिए आते हैं तो ये नहीं होगा यहाँ पर, है ना, आई सेक्शन के आते हैं, सेंट्रॉयड एरिया क्या होगा, ऊपर की सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ टॉप की बात करते हैं यहाँ पर, है ना, एक्स से ऊपर का, है ना। तो एक्स का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कहीं यहाँ पर आ रहा होगा सेंट्रॉयड एरिया, आप पोर्शंस की बात करते हैं, ये ऐसे,
सेंट्रोइड एरिया कहीं यहाँ आ रहा होगा, है ना, ये है, तो इसका भी हाफ पोर्शन ले लो, इसका भी ले लो हाफ पोर्शन। सी का केस, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और डी हो गया, है ना। ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। सेंट्रोइड कहाँ आ गया, के का वैल्यू, ये वाला डिस्टेंस हो गया ना के, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट व्यू कर, ए का क्या हो गया, हाफ पोर्शन एक्स एक्स, ठीक है, ऐसे सेंटर, ये सेंट्रल एरिया, सेंटर का इसका पूरा एरिया, ये पूरा एरिया है, इसका सेंट्रॉइड एरिया ये हो गया के, है ना। बी का ये एक्स एक्सिस, है ना, तो ऐसे आएगा, है ना, ये एरिया। सी का ये एक्स एक्सिस, डी का ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ध्यान में रखना है, ये है ना, है ना। अब देखना, ये तो ये हो गया, है ना, इस केस में ये पूरा एरिया है, इसका सेंट्रोइड कहीं ना कहीं आएगा, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर, सपोज एरिया ज्यादा है तो थोड़ा सा ये यहाँ की ओर जाएगा, है ना, ये इसका एरिया बीचों बीच कहीं आएगा के, है ना। इसका क्या होगा, ध्यान से देखना, आंसर यहाँ एरिया क्या है इसका, यहाँ पर कहीं आएगा, है ना। ये वैल्यूज होगा, मैक्सिमम होगा आउट ऑफ ए सी डी, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर फील्ड अवे फ्रॉम द एक्सिस, ओके, दिस इज द मेन रीजन। क्या रीजन है, मोस्ट ऑफ द एरिया और मास, मोस्ट ऑफ द एरियाज, ये कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कहाँ होगा, मोस्ट ऑफ द सेंट्रोइड एरियाज अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये ज्यादा होगा, एरिया सबसे ज्यादा एक्स एक्सिस से ज्यादा है, ये यहाँ पर तो मटेरियल है ही नहीं, नो मटेरियल, और यू कैन से दैट मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो के का वैल्यू ज्यादा होगा, जब के का वैल्यू ज्यादा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या, ये वाला आंसर होगा हॉलो का, तो हॉलो इज थिन हॉलो सेक्शन सिलेंडर, क्यों ज्यादा होगा, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर फिल्ड, और एरिया सेंट्रोइड एरिया इज फार अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस और सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स और एरियाज आर अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इसका। एक और क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ 4 मीटर कॉलम, लेंथ गिवन इज 4 मीटर विथ फिक्स्ड एंड्स, एंड्स प्लूरल बोल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉलम है, ठीक है, कैसा कॉलम है, दोनों एंड क्या है इसका, दोनों एंड क्या है, इस तरीके से हमें कॉलम दे रखा हुआ है, दिस इज फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड, लेंथ कितना दे रखा है, दिस इज एल लेंथ गिवन, क्या है 4 मीटर, इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर, इसका ऊपर से देखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है,
40 mm का है, ये भी 40 mm का है, ठीक है, यानी स्क्वायर है। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? देखो सिलेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ द gyration, ठीक है। रेशियो है तो यूनिटलेस है, तो इसका भी यूनिट मीटर में होगा, इसका यूनिट मीटर, कैंसिल सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ gyration, लेंथ क्या है, दोनों एंड फिक्स्ड है ना, क्या होता है एल ई बराबर एल अपॉन, कैसे कैसे इलोंगेट होगा ये, बकल कैसे होगा, बकल कैसे होगा, कुछ इस तरीके से बकल होगा, है ना, इस तरीके से बकल होगा। तो फाइनली हम लोगों के पास क्या आएगा, फाइनली हम लोगों के पास क्या आएगा, ये जो लेंथ आएगा दोनों एंड फिक्स के लिए छोटा होगा, L/2 हो जाएगा, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट लेंथ कितने, ये हो गया ना एल ई, इक्विवेलेंट L/2 कर सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट के लिए मिनिमम रेडियस ऑफ gyration क्या होता है, आई इज इक्वल टू एरिया इंटू के मिनिमम रेडियस ऑफ gyration, है ना। के मिनिमम निकालने के लिए स्क्वायर होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन ए, के मिनिमम निकालने के लिए क्या होगा, आई अपॉन ए का रूट, है ना। आई क्या होता है a⁴, इसका क्या होगा a⁴/12, ए क्या है साइड, ए साइड है a⁴/12, है ना आई का, और ए क्या है एरिया है ना, इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए स्क्वायर, क्या आया √a² अपॉन 12, फाइनली ए अपॉन √12 आ रहा है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ गया, मिनिमम रेडियस ऑफ gyration ए अपॉन √12, तो यहाँ पर थोड़ा फेयर करो, L/2 इंटू √12 अपॉन ए, है ना। क्या क्या दे रखा है, एल दे रखा है क्या 4 मीटर, 4 मीटर स्टैंडर्ड में लाओ, इसको क्या करते हैं 4×3 = 12, 2√3 लिख सकते हैं अपॉन ए साइड कितना दे रखा है 40, 40 इंटू 10⁻³ मीटर में कितना आ रहा है 4√3/40 है ना, ये 10 हो गया, तो ये हो गया 10⁻², तो 1.73 होता है ना √3 का वैल्यू इंटू 10⁻², यानी 173, है ना, है क्या, हाँ ठीक है, डी इज द आंसर, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज ऑफ कॉलम से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं है। तो that's all from the theories of column side chapter. Okay, next chapter we are going to see strain energy stored in a member. So please try to share these videos lectures to your students. Okay, also go through the animations, okay, so that most of the concepts get clear, and if any concept related problem you are finding, okay, so please give feedback, and try to share with other students also, and let them join also, because I am going to cover all the mechanical engineering subjects in the coming future. Okay, so thank you all.